दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं मिर्जा गालिब के शेर के साथ। मिर्जा गालिब ने यह कहा है कि उम्र भर गालिब यही करता रहा, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करता रहा। अक्सर हमें किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो या तो हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं या फिर उसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। यदि इसी बात को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जोड़कर देखा जाए, तो यदि हमें उस बीमारी और उसके उपचार के विषय में सही और संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हम सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। अब मान लीजिए यदि चिकित्सक ने किसी को सलाह दी कि आपको जो बीमारी है उसका शल्य क्रिया द्वारा उपचार संभव है, तो हम स्वयं ही घबरा जाते हैं। और यह भी होता है कि जब चिकित्सक हमें इस प्रकार की सलाह देता है कि उक्त शल्य क्रिया जो है दूरबीन पद्धति से या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में घबराहट और भी बढ़ जाती है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ेगी, या फिर ये किस प्रकार से सर्जरी की जाएगी, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल आने लगते हैं। परंतु विशेषज्ञ बताते हैं कि आसान व सरल होती है दूरबीन चिकित्सा पद्धति या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। आखिर क्या होती है, क्यों होती है और इसको किस प्रकार किया जाता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आज हाजिर हुए हम कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य लेकर। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी को, जो कि वरिष्ठ शल्य चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, जैसा कि आज का हमारा विषय है दूरबीन पद्धति से शल्य क्रिया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो आखिर ये क्या होती है और इसे किस प्रकार किया जाता है? राकेश जी, आपने बहुत सही बात से शुरुआत की है कि हम आईना साफ करते रहते हैं जबकि धूल चेहरे पर होती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे शरीर का सबसे अच्छा आईना तो हमारी स्किन है, हमारी चमड़ी है। अगर हम उस स्किन के ऊपर ध्यान देंगे तो शायद हम बहुत सी चीज़ों को समय रहते पता कर सकेंगे, उसके ऊपर काम कर सकेंगे। हमारी स्किन बताती है कि हमारे शरीर में क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, पीलिया आता है तो हमारी स्किन से मालूम पड़ने लगता है कि पीलिया हो रहा है। पीलिया अंदरूनी बीमारी है लेकिन स्किन में परिलक्षित होती है। ऐसे शरीर में पानी की कमी हो रही है तो स्किन सूखने लगती है, हमें पता लगता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आईना साफ ना करें, अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दें। ये तो शुरुआत हुई। बाकी जैसे आपने पूछा कि सर्जरी या शल्य चिकित्सा या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो राकेश जी बिल्कुल इसमें सीधा सा अर्थ है कि हम किसी भी ऑपरेशन की बात करेंगे तो वो ऑपरेशन के नाम से घबराहट तो आती है जी। अच्छों को आती है, चाहे कोई कितना भी बहादुर हो, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने के नाम पर सबको डर लगता है। और लाजमी सी बात है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी चीज़ जिसमें आपके शरीर को चोट पहुँचाई जा रही है, लेकिन वो चोट अच्छे के लिए होती है। उस चोट से आपकी बीमारी का निदान होता है, उस चोट से आपके सिस्टम को सुधारा जाता है, जो आपके अंदर जो खराबी आ गई है उसको ठीक किया जाता है। ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होती हैं जी। तो इसमें डर ना लेते हुए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हेल्थ अवेयरनेस का एक पार्ट है, जिससे हमारा देश बहुत कुछ आज भी वंचित है। 80% पॉपुलेशन आज भी उन डॉक्टरों के पास है जिनको हम झोला छाप कहते हैं, या जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन वो मजबूरी की बात है कि तंत्र अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ कि आम जनता तक पहुँचे। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं जनता को जागरूक करने का ये कार्यक्रम। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी कभी किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया, सर्जरी या इलाज के बारे में बताया जाता है, सीधा छोटा से छोटा इलाज ही क्यों ना हो, नाखून निकाला जाना है, वो छोटा इलाज भी क्यों ना हो, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से खुल के अच्छे से बात करें। आज हमारे पास इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो गई हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत से लगातार रोज़ नए नए उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं, इलाज उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक डरने की बात नहीं। अगर आप समझेंगे तो आपके डॉक्टर को भी लगेगा कि हमारा मरीज जानकार है, जागरूक है, तो वो और आपके ऊपर ध्यान देगा और समझ के काम करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पूरी बात को समझें, और समझने के बाद उस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी खुद भी हासिल कर लें। तो हमारे पास जैसे आज हम शल्य चिकित्सा की बात करते हैं, तो शल्य चिकित्सा करने के लिए हमें 3-4 तरह के बुनियादी ज़रूरतों की आवश्यकता होती है कि जैसे आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है। आपके शरीर में जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, जैसे खून की कमी नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं बढ़ी होना चाहिए,
आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा हो, आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं। कई बार जब कंप्रोमाइज्ड काम होता है, बिना जांच पड़ताल किए जल्दबाजी में कोई चीज़ कर दी जाती है, तो उसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं। जी जी तो ये तो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हुआ कि आप अपनी जानकारी लें और जो भी चीज़ आपको बताई जाती है डॉक्टर से बात करें और उसको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आती है बात शल्य चिकित्सा की। तो शल्य चिकित्सा जब हम करने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो दो डिफरेंट प्रक्रियाएं होती हैं। एक सामान्य तौर पर रूटीन प्रक्रिया होती है जिसमें हम मरीज को प्लान आउट करते हैं। जी एक प्रक्रिया इमरजेंसी होती है जब हमारे पास टाइम नहीं होता। जी जी तो इमरजेंसी पर तो किसी का बस नहीं है, जी लेकिन प्लान सर्जरी के लिए डॉक्टर कई तरह की चीज़ें बताते हैं कि आपको 6 घंटे खाली पेट रहना है। अब बहुत से माँ बाप बच्चों के साथ थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, थोड़े से वो हो जाते हैं कि ठीक है किसको पता चल रहा है, पिला देते हैं थोड़ा सा। जी लेकिन वो जब बच्चा बेहोशी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो जो उसको खिला दिया गया है या पिला दिया गया है वो बेहोशी की दवा देते से ही उल्टी के जरिए सांस की नली में चला जाता है। जी तो कई बार ऐसे नुकसान मिलते हैं जिससे मरीज हम बचा नहीं पाते। जी तो आप अपने ही मरीज के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आप ठीक से समझेंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी शल्य चिकित्साएँ इतनी आसान हो जाती हैं कि आपको लगता है कि अभी तो हम अंदर गए थे और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जी तो अब बात आती है सामान्य शल्य चिकित्सा की, लेप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा। ये जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक प्रक्रियाओं के मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे जैसे मरीजों के हित में इम्प्रूवमेंट किए जाते रहे तो शल्य चिकित्सा में जैसे पुरानी पद्धति के हिसाब से अब ये इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं कि पहले हम बड़े बड़े चीरे से ऑपरेशन किया करते थे। जैसे पेट में चीरा लगना है तो पहले बड़ा चीरा लगता था और पहले ये कहावत कही जाती थी कि बिग सर्जन गोज बाय बिग इंसिजन्स। जी अब वो व्यवस्था, वो परिपाटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। हाउ स्मॉल इंसिजन्स, कितना छोटा इंसिजन, कितना छोटा चीरा आप यूज़ कर रहे हैं, जी उससे आपके एक्सपर्टाइज की, क्योंकि पूरा खोल के तो कोई भी सफाई कर सकता है, जी जी पर कितने कम से कम उससे आप कितना एक्सपर्टाइज से काम कर पा रहे हो, ये डॉक्टर के अनुभव, उसकी स्किल और उसके कॉन्फिडेंस को शो करता है कि आपने कम तकलीफ दी मरीज को लेकिन आपने काम पूरा किया। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी उसी का एक मॉडिफिकेशन है कि मरीज को तकलीफ कम से कम देने के लिए ऐसे तरीके ढूंढे गए कि जिससे हम दूरबीन से अंदर देख सकते हैं और अंदर देखते हुए हम पूरा काम करते हुए जिस चीज़ में खराबी है उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि पेट में क्या है वो उसका निदान नहीं हो पाता, चाहे कितनी भी जांचें कर लें। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की मतलब हमने एक जरा सा छोटा सा इंसिजन दिया, लेप्रोस्कोप दूरबीन अंदर डाली और हमने देख लिया कि कहाँ क्या गड़बड़ है और उसका निदान कर दिया। जी तो जो बजाय बड़ा चीरा ज़बरदस्ती लग जाता जी जी उसको हमने टाल दिया। अब जब हम कम चीरा देते हैं, कम चोट देते हैं, तो सीधी सी बात है कि मरीज की रिकवरी फास्ट होती है। जी तो लिहाजा जैसे हम पहले 5 दिन में मरीज घर भेजते थे, आज हम 24 घंटे में मरीज घर भेजने लगे। जी मैं ये नहीं कहता कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही हर चीज़ का निदान बनता जा रहा है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सुधार हुए हैं और सुधार होते चले जा रहे हैं। और आज ये एक स्थापित विधि है। इस स्थापित विधि में एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों की, इक्विपमेंट्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है। ये मरीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि उसका निदान ठीक से हो सके और मरीज को पूरा फायदा मिल सके। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने हमें उपलब्ध कराई कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन शल्य चिकित्सा पद्धति के द्वारा कम से कम चीरे में बड़े से बड़ी सर्जरी को किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यदि मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो वो कौन कौन सी बीमारी हैं जिनका कि उपचार दूरबीन चिकित्सा पद्धति से किया जा सकता है? देखिए, दूरबीन चिकित्सा पद्धति को मैं अलग अलग ग्रुप्स में अगर डिवाइड करूँ जी तो आज सिर के, ब्रेन के ऑपरेशन से लेकर पैरों के नसों के ऑपरेशन तक दूरबीन से होने लगे हैं। जी दूरबीन का बेसिक मकसद ये है कि हम दूरबीन किस पार्ट में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सिर के पार्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रेन की सर्जरी की दूरबीन हो गई। जी फेफड़ों की सर्जरी कर रहे हैं तो चेस्ट की दूरबीन हो गई। जी पेट की सर्जरी कर रहे हैं तो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन की श्रेणी में चला गया वो। तो इस तरह से हर पार्ट की अलग अलग चीज़ें एक्सपर्टाइज होकर विकसित हो गई हैं और इनमें सब में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। जैसे पेशाब के रास्ते से होने वाले ऑपरेशन आजकल सब दूरबीन से ही होते हैं, जिनको हम यूरेट्रोस्कोप या यूरेथ्रोस्कोप या सिस्टोस्कोप कहते हैं। जी जी तो ऐसे जो पेट के ऑपरेशन हम करते हैं उनको हम लेप्रोस्कोप कहते हैं। चेस्ट को जो करते हैं उसको हम थोरेकोस्कोप कहते हैं। तो ये सब अलग विधियों के ऑपरेशंस आजकल सब दूरबीन से होने लगे हैं और इसी में दूरबीन का और मॉडिफिकेशन, चूँकि कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जो हम आजकल सुन रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी, तो आपने कंप्यूटर से अटैच कर दिया और चीज़ों को आप बैठ के प्लान आउट कर रहे हो और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से कम ब्लड लॉस के साथ, कम से कम इंजरी के साथ एक प्रिसाइज काम आपका हो रहा है।
जी तो ये निर्भर करता है कि आप किस जगह की दूरबीन पद्धति करना चाहते हैं। जैसे हम अगर पेट के उदाहरण की बात करें तो पेट के उदाहरण में आजकल बहुत आसान सी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। दूरबीन से आप जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी है वो बहुत फटाफट कर सकते हो, और वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी तो अब मोस्टली दूरबीन से ही होती है लेप्रोस्कोप तरीके से, जो पुरानी पद्धतियाँ जहाँ, लेकिन इनमें कई बार अपवाद भी होते हैं कि जैसे आपको ये तय करना है, आपके डॉक्टर को ये तय करना है कि दूरबीन पद्धति फिट होगी कि नहीं होगी आपके ऊपर। जी 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 कई बार आप अपवाद हो जाते हो कि आप पे नहीं कर सकते दूरबीन। जैसे बहुत मोटे ऐसे पेशेंट हों जिनमें एयर थ्रोम्बस बनने की, एयर एम्बोलिज्म बनने की, या एयर प्रेशर बनने की, या जो कार्डियक कंप्रोमाइज, क्योंकि जब हम एयर इन्फ्लेट करते हैं एब्डोमेन में जी उसको विजन बनाने के लिए, तो उस एयर इन्फ्लेशन के साथ कई बार दिक्कत आती है कि जो जिसका चेस्ट कंप्रोमाइज है, जो सांस में दिक्कत है, तो ये तय किया जाता है कि आप किसी तरह से अपवाद तो नहीं हो। जी जी या जिन मरीजों की ऑलरेडी पहले कई बार सर्जरी हो चुकी है पेट की, तो नेचुरली अंदर सब चीज़ें चिपकी होती हैं, तो उस कंडीशन में कई बार दूरबीन डालना मुश्किल हो जाता है, नुकसान हो सकता है। तो ये आपका डॉक्टर तय करता है। जी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बिल्कुल आसानी से दूरबीन की प्रक्रिया हो जाए, जी लेकिन ये तय होना ज़रूरी है। अगर ये तय नहीं होगा और आप जल्दबाजी में निर्णय करेंगे, आपका डॉक्टर जल्दबाजी में निर्णय करेगा, तो फिर उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी तो इसलिए बेहतर है कि उसको समझें। और आज हर चीज़ जो पहले खोल के किया जाता था, आजकल उसका समाधान दूरबीन से पॉसिबल है। उससे मरीजों को बहुत आसानी भी होने लगी है, प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं, खून कम से कम रिसता है, चीरा कम लगता है तो रिकवरी फास्ट होती है, जी अस्पताल का स्टे कम हो जाता है, दवाइयों की लागत कम हो जाती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे दूरबीन के साथ हैं। जी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो है किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को दूरबीन शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। जब भी आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, यदि आपको शल्य क्रिया की सलाह दी जाए तो कम से कम इस बारे में बात अवश्य करें। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आखिर वे कौन कौन सी बातें हैं जो कि दूरबीन शल्य चिकित्सा को पुरानी चिकित्सा पद्धति से श्रेष्ठ बनाती है। देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप दूरबीन शल्य चिकित्सा के लिए पूर्णतः फिट हैं और आपका डॉक्टर ये समझता है कि आपका दूरबीन से इलाज किया जाना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि एक तो आपके शरीर पर जो इंसिजन या चीरा लगाने का जो चोट का असर है, वो असर कम हो जाता है। कम से कम चीरे में आपका इलाज होने जा रहा है, और चूंकि चोट कम है तो नेचुरली आपके ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी उतनी फास्ट हो जाती है, आप बहुत जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। और साथ ही में सीधी सी बात है कि जब आपका रिकवरी फास्ट है तो नेचुरली जो दवाइयाँ आपके ऊपर इस्तेमाल होना है, वो दवाइयों का यूज़ कम हो जाता है, दवाइयों का समय कम हो जाता है। जी जी आप बहुत जल्दी अपने काम पर जा सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपनी व्यवस्थाओं में शामिल हो सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं अपनी जगह पर। जी। यदि मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण समय, धन व स्वास्थ्य तीनों की बचत होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, यदि इस बारे में बात करें महिलाओं से संबंधित बीमारियां, या ये समझें कि परिवार नियोजन संबंधी जो स्थायी साधन अपनाए जाते हैं, तो उनमें इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या महत्व है? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हम किसी प्रक्रिया को दूरबीन के जरिए करने जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि हमने मरीज को कम से कम चोट में उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की स्थिति बना ली है। और जो लेप्रोस्कोपिक पद्धति से महिलाओं के ऑपरेशन हैं, या उनके जैसे दूरबीन से उनकी नसों को बंद करने का जो हम काम कहते हैं, जिसमें फैमिली प्लानिंग की प्रोसीजर्स हैं, या बहुत सारी ऐसी कई बार ज़रूरत आ जाती है कि जिसमें हमें महिलाओं के लिए ये देखना पड़ता है कि उनको क्यों हो रहा है ऐसा कुछ। जी। क्योंकि उनके कई बार अंडकोश में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ पानी, ब्लड या कुछ भी इकट्ठा होने लगता है, कई बार वो जानलेवा भी होता है। तो वो दूरबीन से बहुत तुरंत जानकारी मिलकर और बहुत तुरंत उसका निदान हो जाता है। जी जी। तो इसी तरह से जो लेप्रोस्कोपिक फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं, वो बहुत फास्ट हो जाती हैं, बहुत परफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप सामने देख रहे होते हो। जी जी। आपको सब चीज़ें सामने दिखती हैं और आपने उसको बहुत प्रिसाइजली कर देना होता है, बजाय इसके कि आप ब्लाइंडली कोई चीज़ कर रहे हो। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे मन में यह है कि आखिर यदि इसी शल्य चिकित्सा की बात करें, और ये क्या बच्चों में कितनी कारगर है? अब देखिए, बच्चों में शरीर के विकास के साथ हम कई चीज़ों को तय करते हैं कि हमें किस चीज़ को करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जी जी। तो हमें हमारे लिमिटेशंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम बच्चे में कितना एयर इन्फ्लेट कर सकते हैं। हालांकि आज मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट बहुत हो गए हैं, आज बच्चों के लिए भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स
उपलब्ध होती चली जा रही हैं, लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस प्रिसीजन के साथ आपके डॉक्टरों को प्रशिक्षित होना चाहिए जी। उनके पास वो अनुभव होना चाहिए, वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ये भी आपका देखना जरूरी है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आखिर इसके लिए अस्पताल में हमें कितने दिन रहना पड़ता है और इस ऑपरेशन में हमें जो है कितना समय लगता है? जी, देखिए, हम अगर प्रक्रिया के अनुसार बात करें तो हर ऑपरेशन का अपना एक सिस्टम है, हर ऑपरेशन में अपनी एक आवश्यकता है। जी। जब हम आंतों को काट के जोड़ने के ऑपरेशन करते हैं तो नेचुरली उसमें स्टे थोड़ा बढ़ जाता है, पर मैं एक सीधा सा कंपैरिजन करूंगा कि जो पहले हम पेट में पूरा चीरा लगा के पूरा खोल के बड़ा ऑपरेशन करते थे, अगर उसमें हम मरीज को 7 दिन रखते थे जी। तो इस प्रक्रिया में हम संभवतः उसको 48 घंटे बाद कभी भी घर भेज सकते हैं। जी। तो वो 7 दिन की प्रक्रिया 2 दिन पर सिमट सकती है, 1 दिन पर सिमट सकती है। ये प्रक्रिया पे ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। गॉल ब्लैडर का हम ऑपरेशन करते हैं, अगले दिन घर भेज सकते हैं, खाना पीना चालू कर सकते हैं। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है सामने निकल के आई है कि हमारे जो है समय, धन और स्वास्थ्य की बचत के साथ साथ हम जल्दी से जल्दी हमारे घर भी जा सकते हैं इस प्रकार की शल्य क्रिया करवाने के बाद में। डॉक्टर साहब, जब बात आती है तो ऑपरेशन के बाद की, तो ऑपरेशन के बाद जो है किस प्रकार की जो है सावधानियां रखना नितांत आवश्यक है? जी, देखिए, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको ऑपरेशन के बाद की सामान्यतः हर परिस्थिति के बारे में अवगत कराता है, आपको पूरा विस्तार से बताता है कि आपको अगले 5 दिन क्या सावधानी रखनी है, अगले 10 दिन क्या सावधानी रखनी है, या और आगे क्या सावधानी रखनी है। जैसे हम पहले बात करें कि बड़े ऑपरेशन, बड़े चीरों के साथ जो ऑपरेशन होते थे, तो नेचुरली जो जहाँ भी कट लगता है वहाँ कमजोरी तो होती है उस जगह पर, क्योंकि वो जुड़ाव नेचुरल पूरा वैसा लेयर्स में नहीं होता, वो सब लेयर्स अपने हिसाब से नहीं जुड़ती। तो हम उसमें एक सलाह दिया करते थे कि भाई 3 महीने तक वजन मत उठाना। जी। पर चूंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम बहुत छोटा सा इंसिजन लगा रहे हैं और उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हालांकि किसी किसी को उस जगह भी हर्निया हो जाता है, लेकिन ये बहुत अपवाद सी चीज़ है। जी। जी। तो इनमें अब हमारे पास ये ऑप्शन उपलब्ध है, हम मरीज को ये समझा सकते हैं कि भाई ठीक है, आप 2-4-5 दिन आराम से काम करना, बाकी अपना सब काम आप कर सकते हो। जी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो पहले एक बड़ी सलाह होती थी कि भाई 3 महीने आप बिस्तर पर रहेंगे, वजन नहीं उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, भारी काम नहीं करेंगे, खांसी नहीं करेंगे, टट्टी पेशाब में जोर नहीं लगाएंगे। अब ये तो नेचुरल कोर्सेज हैं, नेचुरल कॉल्स हैं, आदमी कैसे रोक सकता है? अगर खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो आ ही रही है वो तो। जी। जी। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता था और पहले इन चीज़ों के असर भी फिर दिखते थे कि, तो अब वो चीज़ें इन प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि बहुत कम है और बहुत कम हो गई हैं। तो उसका फ़ायदा नेचुरली मरीजों को मिलता है, व्यवस्था को मिलता है। पहले जो मरीज़ 7 दिन अस्पताल का बिस्तर ऑक्यूपाई करता था, आज 2 दिन में निकल जाता है। तो नेचुरली हमारे पास बिस्तरों की उपलब्धता अस्पतालों में बढ़ती है, उसके साथ जी। जी। सिस्टम पे लोड कम होता है। जी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा महत्वपूर्ण समय भी बचता है और जल्दी से जल्दी रिकवरी होने के चांसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये आया कि जब भी इस प्रकार की शल्य क्रिया करवाने जाते हैं तो एक प्रकार का कंसेंट लिया जाता है जिस पे लिखा जाता है कि जो है हम इस प्रकार की शल्य क्रिया करवाने को तैयार हैं और डॉक्टर ने हमें इस प्रकार की शल्य क्रिया की सलाह दी है, परंतु यदि किसी कारणवश लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ना हो पाई तो ऐसी स्थिति में पेट खोलकर या फिर उस हिस्से को चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाएगा। इस बारे में फिर वापस से परिजनों से पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों? और ये जो है थोड़ा सा भ्रमित करने वाली बातें भी हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल इसमें आपको सीधा सा ये समझाना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि जब बात मशीन की आती है तो हर मशीन के साथ लिमिटेशंस हैं। जी, हमें नहीं पता कि हमें अंदर मरीज के व्यवस्था में जांचों के बावजूद भी क्या मिलने वाला है। कई बार हम ऐसी स्थिति में उलझे होते हैं अंदर कि दूरबीन से उन सब चीज़ों को सेपरेट कर पाना, अलग कर पाना या उसको ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। जी। जैसे मैंने कहा कि पुराना कोई ऑपरेशन है और अंदर पूरा सब चिपका हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूरबीन से बहुत धीरे हम सालों नहीं काम कर सकते, हमें वो निर्णय तुरंत लेना होते हैं। जी। तो टेबल पे तुरंत लेना होते हैं वो निर्णय। इसलिए हम कई बार ये बात करते हैं कि भाई अगर किसी वजह से दूरबीन पद्धति में कोई अड़चन, क्योंकि हम मरीज की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि भाई नहीं हो रहा है फिर भी ज़बरदस्ती लगे हैं करने में। जी। तो इसलिए वो एक कंसेंट ली जाती है कि भाई ये एक संभावना है कि दूरबीन से हम उस रिजल्ट को ना पा सकें जो हम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी। तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए उस व्यवस्था के लिए एक कंसेंट में लिखा जाता है और पूरी दुनिया में ये व्यवस्था है कि अगर संभव नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उस चीज़ को नहीं किया जाएगा। जी। इट कैन नॉट बी ए कंप्रोमाइज ऑन द लाइफ ऑफ द पेशेंट। जी। तो इसलिए व्यवस्था को कन्वर्ट कर दिया जाता है ओपन पद्धति में, और उस ओपन पद्धति के साथ उस चीज़ को, क्योंकि
ओपन पद्धति में सामने हमारे पास 3 डायमेंशनल, हमको सब चीज़ों का अंदाज हो रहा है। जी आज हम अगर दूरबीन से बात करते हैं तो हमें डेप्थ का अंदाज नहीं होता, वो हमें अंदाज लगाना पड़ता है। जी तो ये फ़र्क आते हैं चीज़ों के, और इसीलिए एक्सपर्टाइज और अनुभव की मैंने बात की कि जो सर्जन जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होता चला जाता है, तो मेरा मानना है वो बूढ़ा नहीं होता, वो ज्ञानी होता चला जाता है। जी जी काफ़ी महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई, और हमारे विशेषज्ञ ने हमें यह भी बताया कि यदि इस प्रकार का कंसेंट या फिर इस प्रकार का जो है सहमति पत्र पे हमसे हस्ताक्षर या साइन लिए जाते हैं, जिसमें कि कहा जाए कि दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया जाएगा, परंतु यदि किसी कारणवश ये नहीं हो पाए तो इसे उस हिस्से पे चीरा लगाकर भी किया जाएगा, तो इस बात में आपके मरीज का और आपका स्वयं का हित है, इस बात से आप डरे नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जब ऑपरेशन के बाद खान पान की बात आती है तो जीवन शैली ये किस प्रकार की होनी चाहिए? हाँ, देखिए, जीवन शैली तो सामान्यतः उम्र के साथ आदमी की बदलती रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो लोग बदलाव नहीं करते उनको फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बाद में फॉलो करने पड़ जाते हैं। आपके बचपन की परिस्थिति में जब शरीर बन रहा होता है तो सब कुछ खप जाता है, मेरा ऐसा मानना है जी। और आदमी कितना भी किस भी तरह का भोजन कर रहा हो, उसको जब मिलता है तब वो खा लेता है। बच्चा कभी मना नहीं करता कि कुछ भी दिया जाए तो उसको, तो ये शरीर की रिक्वायरमेंट है इसलिए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, कि स्टेज के बाद जब आपका विकास ठहर जाता है, आपकी हाइट निश्चित हो जाती है, आपका बाकी पूरा एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट पूरा फिक्स हो जाता है, तो नेचुरली अब शरीर को उन तत्वों की जरूरत नहीं है जो शरीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब अगर मेंटेनेंस के उसमें भी आप उतना ही भरते चले जाएंगे तो शरीर में वजन बढ़ना और शरीर के ऊपर लोड आने की चीज़ें होंगी, और उन लोड के आने से क्या होता है कि आप फिर डायबिटीज़ की तरफ, मोटापे की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आज पूरे विश्व में यही हो रहा है जी। जो पैक्ड फूड की बात कर रहे हैं, या जो हम उसकी बात कर रहे हैं कि मैकडोनल्ड या KFC या इस तरह का जितना भी वो मटेरियल है, वो सब एक श्रेणी में आ गया है कि अब यूरोप उनसे बच्चों को हटाना चाह रहा है, क्योंकि यूरोप में मोटापा बच्चों में बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो अभी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ घर में बनने वाला वो ताज़ा भोजन है जी। जिसमें प्रिजर्वेटिव या जिसमें पैकिंग की चीज़ें बहुत कम है। लेकिन यूरोप में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो अब वहाँ पर एक अलार्मिंग बच्चों में मोटापा आ गया है, और उसके लिए यूरोपियन सरकारों को काम करने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम लाने पड़ रहे हैं, अवेयरनेस लाना पड़ रही है कि बच्चों में वो किस तरह से पैक्ड फूड को कम करें, जी। किस तरह से चर्बी वाले फूड को कम करें। जी। क्योंकि नेचुरली जब मोटापा चर्बी बढ़ती है तो वो आपके शरीर की व्यवस्थाओं को गड़बड़ करती है, आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, और मोटापा तो अपने आप में 50 बीमारियों को निमंत्रण देता ही देता है। हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की सुविधाएं क्या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है? हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के डॉक्टर्स जितने भी सर्जिकल स्पेशलिटी में आगे निकलते हैं, आज उनके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन पद्धति सर्जरी में अपने आप को एक्सपर्टाइज करना, उसके कोर्स करना, उसमें अनुभव लेना बहुत कॉमन सा हो गया है, और नॉर्मली सभी जगहों पर डॉक्टर या उस तरह की एक्सपर्ट्स अब आजकल उपलब्ध होने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी ये सब चीज़ों के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन एक छोटी सी अड़चन जो सरकारी और प्राइवेट में आम आदमी को भी पता है, वो बात है मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की। मोस्टली ये सब इक्विपमेंट्स चूँकि बहुत कास्टली आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि सामान्य तौर पे उपलब्ध नहीं होते जी। अब इसमें 50 तरह के उपकरणों की ज़रूरत होती है, तो पता चला है सरकारी में 2 इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था ही चौपट हो गई। जी। तो नॉर्मली इस तरह के ऑपरेशंस के जो इक्विपमेंट हैं वो सर्जन सब अपने पर्सनल खरीद के रखते हैं, जिसके लिए उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। तो अब उनका वो उपयोग किस तरह से करता है ये उसके विवेक के ऊपर है। अगर आपका डॉक्टर आपके लिए अच्छे से काम करता है तो मेरा मानना है वो अपने पर्सनल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करता होगा, तो करता ही होगा जी। पर ये व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, सारे अस्पतालों में उपलब्ध जी। हैं। समस्त मेडिकल कॉलेजेस में जो है प्रदेश व देश के समस्त मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है, हमारे विशेषज्ञ ने हमें बताया। निश्चित रूप से आज का हमारा कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा, इस बारे में आप हमें अवश्य लिखें। पत्र लिखने के लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, द्वारा निदेशक कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। और चलते चलते मुझे कवि प्रदीप की वही 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। कल फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर राकेश जैन और कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।